हाँ, तो जैसा ही आप सबको पता है कि अपन चैप्टर के 3 पोर्शन में इसको डिवाइड करते हैं। अपन इसके पार्ट का सारांश पढ़ते हैं, इसकी व्याख्या पोर्शन पढ़ते हैं, उसके बाद में अपन क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं, ठीक है। तो आज अपन इस चैप्टर नंबर 16 के, जो कि नमक चैप्टर का नाम है और रजिया सज्जाद ज़हीर के द्वारा लिखा गया है, बहुत ही ज़बरदस्त चैप्टर है। चैप्टर नंबर 16 आलो भाग सेकंड का गद्य पोर्शन का, उसके बाद व्याख्या वाला पोर्शन करेंगे। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा भाई। हालांकि इतिहास का पोर्शन है, एक जब अपन पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं इसको कि भारत पाकिस्तान डिवीजन कैसे हो, वो सब बातें, लेकिन उनसे किन किन को दुख पहुंचा, ऐसे कुछ 2-3 एग्जाम्पल अपने इसमें लिए थे, ठीक है, जो अपन ने पार्ट के सारांश में बात की थी। अब देखो कि जब सफ़िया ने, ये आपको पता चल ही गया कि सफ़िया जो हैं ये एक सिख बीवी के, ऐसा मान लीजिए सिख फैमिली के बिल्कुल पास में ही पड़ोसी हैं। तो फिर उस सिखों के भजन कीर्तन होते हैं, तो कीर्तन जब चल रहा था तो ये वहाँ पर कीर्तन में जाती हैं। तो फिर वहाँ पता चलता है कि जो सिख बीवी हैं वो भी लाहौर से हैं और ये सफ़िया भी लाहौर से हैं। तो फिर इन दोनों आपस में मिल जाते हैं। तो फिर वो जो सिख बीवी है वो कहती है कि मैं भी लाहौर से हूँ और लाहौर से आज ही हमें बहुत प्यार है, लेकिन अब ठीक है, अब तो यहाँ पर भी हमारी कोठी वगैरह सब बन गया, लेकिन लाहौर तो साडा लाहौर ही है, ठीक है। तब हर बार पे कहती है लाहौर साडा लाहौर, मतलब हर बार उसको लाहौर की याद आती है। तो फिर ये कहती है कि पता चलता है कि जो सफ़िया है वो एक मुस्लिम है और वो कल लाहौर जा भी रही है, ठीक है। तो फिर वो सिख बीवी कहती है कि ठीक है, अगर आप जा ही रहे हो तो लाहौर का थोड़ा नमक ले आना, क्योंकि सफ़िया ने कहा था कि अगर मैं कल जाऊँ लाहौर तो आपके लिए कुछ लाऊँ क्या। तो बोले हाँ, उस मेरे लिए वहाँ से नमक ले आना। तो फिर नमक लेके आती है। नमक में कुछ अड़चन आती है, आपको पता है, प्रॉब्लम्स आती है कि अपन बिना बॉर्डर के इधर उधर कुछ सामान जो लाते हैं उसको बिना मतलब नमक ले जा नहीं सकते। तो सब कुछ बहुत सारी बातें हैं, कौन कौन से बीच में हर्डल्स प्रॉब्लम्स आएगी, लेकिन फाइनली जो कहते हैं ना कि इंसान का दिल भी तो एक चीज़ होती है, मोहब्बत भी तो एक चीज़ होती है और इंसानियत भी एक चीज़ होती है, उसके बहाने नमक आ जाता है। क्योंकि फिर जो कस्टम के अधिकारी हैं, अफसर हैं, वो परमिशन दे देते हैं कि ठीक है ये मतलब, क्योंकि वो जो अफसर हैं वो भी कहाँ से, ढाका से हैं, जो बांग्लादेश में ढाका पड़ता है, वहाँ के, उनका दिल भी वहाँ धड़कता है। तो उनको भी अपने वतन की याद आती है। और क्या कहा जाता है ना कि जिसने गरीबी देखी है वही गरीब को समझ सकता है, जिसने परेशानी देखी है वही परेशानी को समझ सकता है। ये पैसे वाले लोगों को क्या पता गरीबी क्या होती है, क्या परेशानी होती है, उन्हें नहीं पता चलता, वाकई नहीं पता चलता उनको। इसलिए जो तपता है ना उसी को पता चलता है। तो वही वाली बात है, उसको भी अपने वतन की जब याद आती है तो इसलिए उसने कहा कि ठीक है आप नमक ले जाइए, क्योंकि भावनाओं की कद्र उसने की। बड़ा मज़ेदार चैप्टर है। पहली व्याख्या कि जब सफ़िया ने कई बार उनकी तरफ मोहब्बत से देखा तो उन्होंने भी इसके बारे में घर की बहू से पूछा। उन्हें बताया गया कि ये मुसलमान है, कल ही सुबह लाहौर जा रही हैं अपने भाइयों से मिलने, जिन्हें इन्होंने कई साल से नहीं देखा, क्योंकि ये इंडिया में आ गई, लाहौर जाना चाह रही है, काफ़ी दिन हो गए लाहौर के। लाहौर का नाम सुनकर वे उठकर सफ़िया के पास आ बैठी। मतलब ऐसा मान लीजिए कि ये सिख फैमिली रहती थी, तो सफ़िया जब गई तो वहाँ दादी जी बैठे होंगे, तो दादी जी ने कहा कि हाँ, दादी जी को जब पता चला तो कहा कि मेरी बहू भी लाहौर से हैं। और फिर उन बहू को बताया, बहू तुरंत आई सफ़िया के पास में बैठी और उसने बताने लगी कि उनका लाहौर कितना प्यारा शहर है, वहाँ के लोग कैसे खूबसूरत होते हैं, उम्दा खाने और नफीस कपड़ों के शौकीन होते हैं। उम्दा मतलब बहुत अच्छे मतलब खाने के बड़े शौकीन हैं, अच्छे अच्छे नफीस कपड़े पहनते हैं और सौर सपाटे के रसिया, जिंदा दिल की तस्वीर, ये सब, सॉरी सैर सपाटे के मतलब घूमना पसना, ये सब पसंद है, बहुत जिंदा दिल व्यक्ति होते हैं बोले। तो फिर कीर्तन होता रहा घर में, ठीक है। वे आहिस्ता आहिस्ता बातें करती रही। सफ़िया ने 2-1 बार बीच में पूछा भी कि माताजी आपको तो यहाँ आए बहुत साल हो गए होंगे। हाँ, तो उनसे जवाब दी, हाँ बेटी, हिंदुस्तान बना था तभी आए थे, वैसे तो अब यहाँ की हमारी कोठी बन गई है, अच्छा बिजनेस है, सब ठीक है, लेकिन लाहौर बहुत याद आता है, हमारा वतन तो जी लाहौर ही है, ठीक है। फिर पलकों से कुछ सितारे टूट, मतलब आंखों से कुछ आंसू जो निकल कर दूधिया आंचल के ऊपर समा जाते हैं। बात आगे चल पड़ती है मगर घूम फिर कर फिर उसी जगह पर आ जाती है, साडा लाहौर, ठीक है। क्या कहते हैं, साडा लाहौर। बहुत ही बढ़िया। देखो संदर्भ तो फिक्स है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आरो भाग सेकंड में संकलित पाठ नमक से लिया गया है। इसकी लेखिका रजिया सज्जाद ज़हीर है। प्रसंग, सफ़िया अपने पड़ोस में रहने वाले सिख परिवार के यहाँ कीर्तन में गई हुई थी। वहाँ लाहौर से भारत में आबसे सिख परिवार की मुखिया की शक्ल और हाव भाव उसकी माँ से मिल रहे थे, क्योंकि ये ज़रूर फ़र्क पड़ता है, आप जहाँ से आते हो ना उस माहौल का फ़र्क पड़ता है कि यार वहाँ के क्या, ऐसा लगता है। तो सफ़िया की मम्मा की और इनके मम्मा, जो ये जहाँ सिख फैमिली के जो सिख बहू थी, बीवी थी, उनकी भी शक्ल अपनी माँ से मिलती थी, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा वो मतलब होता भी है। और दूसरी बात, एक ही जगह से, तो वह क्या, सफ़िया ने कई बार उनकी तरफ बड़े प्यार से देखा, तो उन्होंने, मतलब सिख बीवी ने, उसने भी अपने घर की बहू से उसके बारे में पूछा। तब बहू ने बताया कि वे मुसलमान थे, कल सुबह ही सफ़िया लाहौर जा रही थी, वहाँ उसके
भाई रहते थे, उन्होंने बहन को कई साल से नहीं देखा था। ठीक है, लाहौर का नाम सुनते ही वे सिख बीवी उठकर सफ़िया के पास आकर बैठ गई। वे सफ़िया को बताने लगी कि उनका मतलब वतन लाहौर बड़ा प्यारा शहर था। वहाँ के लोग बड़े खूबसूरत होते थे, बढ़िया खाने और कीमती कपड़ों के शौकीन होते थे। उन लोगों को ये देखो, ये जो वर्ड आया था यहाँ पर, नफीस कपड़े का मतलब कीमती महंगे महंगे कपड़े पहनने के वो आदि हैं। ठीक है, कपड़ों के शौकीन थे। उन लोगों को घूमने फिरने का बड़ा शौक हुआ करता था। जिंदा उदारता में तो वे लोग जीती जागती तस्वीर हुआ, मतलब बहुत बड़े जिंदा दिल है, मतलब लोगों का भला करना, ये सब बड़े वो हैं। ठीक है, उधर कीर्तन बराबर चल रहा था। उन दोनों में धीरे धीरे बातें चलती रही। सफ़िया ने बातों ही बातों में उनसे एक बीच पूछा कि उन्हें भारत में आए बहुत साल हो गए होंगे। तो उन्होंने हाँ में जवाब दिया, देते हुए कहा कि सन 1940 से 1947 में हिंदुस्तान बना, तभी वे लोग यहाँ भारत आ गए थे। बीवी ने सफ़िया को बताया कि भारत में भी उनकी कोठी बन चुकी थी। यहीं उनका सारा व्यापार भी चल रहा था। वे लोग आराम से भारत में रह रहे थे, लेकिन उन्हें अपने वतन लाहौर की बहुत याद आती थी। बीवी ने कहा कि उनका मूल वतन, निवास स्थान तो लाहौर ही है। ये सब कहते कहते सिख बीवी की पलकों से कुछ आंसू टपक पड़े और उनके सफ़ेद दुपट्टे में समा गए। बातें आगे बढ़ती थी, लेकिन घूम फिर कर इसी मार्मिक स्मृति पर आ जाती। सिख बीवी कह उठती थी, साडा मतलब हमारा लाहौर। विशेष तो बहुत ईजी है। 1947 में भारत के दो टुकड़े हो गए, एक को नाम मिला हिंदुस्तान और दूसरे को मिला पाकिस्तान। कहानी में उस बंटवारे की कुछ मार्मिक यादों की चर्चा की गई है और भाषा की दो महिलाओं के भावुकतापूर्ण वार्तालाप के अनुरूप है। उनके दोनों के अनुरूप है, अपने अपने हिसाब से वो भाषा का प्रयोग कर रही है। ये था अपना। ठीक है, अब देखो सेकंड व्याख्या। अरे फिर वही कानून कहे जाते हो, क्या सब कानून हुकूमत के ही होते हैं? कुछ मोहब्बत, मुरवत, आदमियत, इंसानियत के नहीं होते? आखिर कस्टम वाले भी तो इंसान होते हैं, कोई मशीन थोड़ी ना होती है। ये आपको पता है कहाँ बातें हो रही है? ये जब सफ़िया गई है लाहौर और जब वहाँ से नमक लाने की कहती है, क्योंकि यहाँ सिख फैमिली से बात जब मिली थी तो उन्होंने कहा था कि यार नमक ले आना। अब ये बात की पक्की है कि नमक तो लेके जाऊँगी। तो उसके भाई ने फिर मना कर दिया कि नमक नहीं ले जा सकते, ये गैर कानूनी है, आप यहाँ से नमक ले जा नहीं सकते, हमारी बदनामी होगी, कस्टम वाले को जानते नहीं हो, आप पकड़ लेंगे आपको। तो वो कहती है कि वो इंसान नहीं है क्या, मोहब्बत नहीं क्या दिल में? वो भी तो इंसान को मशीन थोड़ी है। ठीक है, हालांकि मशीन जो होती है चलो ठीक है, वो समझती नहीं है, लेकिन इंसान है वो। हाँ वे फिर वापस जवाब आते हैं, हाँ वे मशीन तो नहीं होते, पर आपको यकीन दिला दूँ वे शायर भी नहीं होते। शायर मतलब जो गाने वाले मोहब्बत के प्रेमी जो होते हैं वो भी नहीं होते। उनको तो अपनी ड्यूटी करनी होती है, वो भी मजबूर है। जब कभी कभी क्या होता है, फौजी हैं, पुलिस वाले हैं, इनको दिखता है गलत होते हुए, लेकिन इनकी मजबूरी है, ये करे तो क्या करे, इनकी ड्यूटी करनी होती है, इनका धर्म है। क्योंकि इन्हें अगर वर्दी पहन ली है तो उसका धर्म है कि जैसा सरकार कहेगी उसके आदेश की पालना की जाए, जैसे ऑफिसर कहेंगे उसके आदेश की पालना की जाए, तो इनकी ड्यूटी करनी ज़रूरी है। अरे बाबा, तो मैं कब कह रही हूँ कि इनको ड्यूटी नहीं करे? जब कोई दो आदमी गुस्सा होते हैं ना, लड़ते हैं, तब दोनों बहन भाई अपने बहस करें थोड़ी, तब ये ऐसी लैंग्वेज निकलती है। एक तोहफा है, वह भी चंद पैसों का, मतलब थोड़े से पैसों। नमक कितने रुपए का होता है? इतना सा ही तो है। शौक से देख ले, कोई सोना चांदी नहीं, स्मगल की हुई चीज़ नहीं, कोई स्मगलिंग पे वो भी नहीं है कि भाई चोरी छुपा। मैं तो कोई ब्लैक मार्केट से भी नहीं लेके आई हूँ, मैं तो बिल्कुल बाकायदा सबके सामने लेके आई हूँ, अच्छे मार्केट से लेके आई हूँ। ठीक है, अब आपसे कौन बहस करे? वापस भाई कह रहे हैं, आप अदीब का मतलब है जो पढ़े लिखे लोग होते हैं। ठीक है, पढ़े लिखे लोग, ज्ञानी है ना, वो साहित्यकार। आप अदीब ठहरिए, और सभी अदीबों का दिमाग थोड़ा सा ऐसा ही घुमा हुआ होता है। ठीक है, वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि आप ले नहीं जा पाएंगी और बदनामी मुफ्त में हम सब की हो जाएगी। नमक तो आप ले जा नहीं पाएंगी। आखिर आप कस्टम वालों को कितना जानती है बताओ? तो उसने गुस्से में जवाब दिया, कस्टम वालों को जाने या न जाने, पर हम इंसानों को थोड़ा सा ज़रूर जानते हैं। हम इंसानों को जानते हैं, बड़ी बड़ी बात कह दी है ना कि हम इंसानियत किसी में वो तो होगी, उनको जानते हैं, चलो कस्टम वालों को नहीं जानते होंगे। इंसान जो होता है ना, वो हर किसी की थोड़ी बहुत बात या भावनाओं को समझता है। ठीक है, और रही बात दिमाग की, तो और रही दिमाग की बात, अगर सभी लोगों को दिमाग हम अदीबों की तरह हो जाए ना, घुमा हुआ होता ना, तो ये दुनिया कुछ बेहतर ही जगह होती भैया। ये बात कह दी उन्होंने। ठीक है, चलिए फिर इसकी ये तो अपना फिक्स हो जाएगा। प्रसंग, लाहौर जाते समय सफ़िया ने सिख बीवी से पूछा था कि वह उनके लिए लाहौर लौटते वक्त क्या लाएं, तो सिख बीवी ने कहा था कि उनके थोड़ा सा लाहौर से नमक ले आना। व्याख्या, लाहौर से लौटते समय सफ़िया को इतने तोहफे मिले थे कि उन सबको साथ ले जाना एक समस्या बन गई। इनमें भी सबसे बड़ी समस्या थी उस बादामी कागज़ की पुड़िया की, जिसमें करीब 1 सेर यानी 1 किलो थोड़ा बहुत कम नमक, वो प्रॉब्लम हो गई। सफ़िया ने अपने भाई से पूछा कि क्या वे कुछ नमक साथ ले जा सकती है। भाई पुलिस में एक बड़ा अफसर था, उसने मना कर दिया और बताया कि ये गैर कानूनी है। ठीक है, इस पर सफ़िया झुंझला गई, गुस्सा हो गई, और वह भाई ने उसे नरमी से समझाने की कोशिश की। उसने कस्टम वालों का डर भी दिखाया, मगर सफ़िया अपनी ज़िद पर अड़ी रही।
भाई द्वारा फिर कानून का जिक्र किए जाने पर सफिया अपने आपे से बाहर हो गई। सफिया ने भाई से पूछा, क्या सारे कानून सरकार के ही चलते हैं? कुछ कानून मोहब्बत के भी तो होते होंगे, मोहब्बत और इंसानियत के भी तो होते होंगे। उसने कहा कि कस्टम वाले भी आखिरकार इंसान ही होते हैं, कोई मशीन थोड़ी ना होते हैं, उनमें भी दिल होता होगा। भाई ने जवाब दिया कि वे लोग मशीन तो नहीं होते, मगर वे पूरी यकीन से कह सकता था कि लोग शायर भी नहीं होते। ठीक है, उनको तो अपनी ड्यूटी भी पूरी करनी होती थी। ठीक है, सविया बोली कि वह कब कह रही है, तो मैं कब कह रही हूँ कि लोग अपनी ड्यूटी पूरी न करें, मत करें, ड्यूटी करें, ज़रूर करें, लेकिन मगर वे अपने साथ एक ऐसा तोहफा ले जाना चाहती थी जो जरा सा पैसों का था। वे चाहते तो पूरे इम्तिहान के साथ में उसकी जांच कर सकते थे, आराम से जांच कर लो, मैं मना थोड़ी कर रही हूँ। वह कोई कीमती सोना चांदी नहीं था, कोई चोरी से ले जाने वाली चीज़ नहीं थी, उसने उसे ब्लैक मार्केट से भी नहीं खरीदा था। ठीक है, इस पर भाई ने कहा कि वह एक अदीब यानी विद्वान या साहित्यकार थी और उसके अनुसार शायरों, लेखकों तथा विद्वानों आदि का दिमाग थोड़ा घुमा हुआ होता है। ठीक है, इसलिए भाई ने फिर समझाया कि वह अपने साथ नमक नहीं ले जा पाएंगी, कोई झंझट पड़ा तो मुफ्त में बदनामी होगी, हम सब की बदनामी होगी। भाई ने जरा व्यंग्य के लहजे में बहन से पूछा कि वह कस्टम वालों को कितना जानती है, बताओ देखिए, तुम कितना जानती हो कस्टम वालों को, कौन सा नियम होते हैं, बताओ देखिए। तो सफिया रुकी थोड़ी ना, सफिया फिर गुस्सा आ गया। उसने कहा कि उसे मगर जवाब दिया कि भले ही कस्टम वालों को जाने या नहीं जाने, लेकिन वह इंसानों को थोड़ा ज़रूर जानती है। ठीक है, सफिया ने भी भाई के व्यंग्य का जवाब व्यंग्य में ही देते हुए कहा कि अगर दुनिया के ज़्यादातर लोगों का दिमाग अदीबों की तरह घुमा हुआ होता तो वह दुनिया इंसानों के रहने के लिए कुछ ज़्यादा सुखदायक जगह होती। विशेष भाई बहन के बीच संवादों में लेखिका ने मानवीय रिश्तों को सबसे अधिक महत्व दिया है। भाषा आम व्यवहार की भाषा है। शैल्य व्यंगी और कटाक्षों के द्वारा, बिल्कुल दो आपस में एक दूसरे पर व्यंग्य कर रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं, बहुत ईजी है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। तीसरी, अब तक सफिया का गुस्सा उतर चुका था, भावना के स्थान पर बुद्धि धीरे धीरे उस पर हावी हो रही थी। अब सफिया को जब गुस्सा आया तब इसने भी सोचा कि अब फिर सोच ली गुस्सा उतरने के बाद में कि यार थोड़ी बहुत कानून कायदे होते तो हैं, थोड़ा नियमों का पालन तो करना पड़ेगा, लेकिन नमक तो लेके जाऊंगी। ठीक है, नमक की पुड़िया तो ले जानी है, पर कैसे? अच्छा, अगर इसे हाथ में ले ले और कस्टम वालों के सामने सबसे पहले इसी को रख दे तो कि देखो भाई साहब मैं तो लाई हूँ, कहते हैं ना साहूकारी। ठीक है, लेकिन अगर कस्टम वालों ने न जाने दिया तो मजबूरी है, छोड़ देंगे, और क्या है, देख लेते हैं, चलो ट्राई करते हैं, लेकिन चोरी छुपा तो नहीं ले जाके जाएंगे। ठीक है, सामने दिखा के लेके जाएंगे, लेकिन फिर उस वायदे का क्या होगा? फिर सोचा अगर नहीं लेके गई तो फिर प्रॉमिस करके आई थी, उसका क्या होगा? ठीक है, जो हमने अपनी माँ से किया था, हम अपने को सैयद कहते हैं, फिर वायदा मतलब पक्का, जो अपनी बात पे पक्के रहते हैं, फिर वायदा करके जुटलाने के क्या मायने? जान देकर भी वायदा पूरा करना होगा, जान चली जाए लेकिन देखो क्या गजब की बात कही ना, मगर कैसे? अच्छा, अगर इसे कीनों की टोकरी में सबसे नीचे रख लिया जाए तो इतने कीनों के ढेर में भला कौन इसे देखेगा? पता भी नहीं चलेगा। देखो दिमाग लग रहा है उसका ना। और अगर देख लिया, नहीं जी, फलों की टोकरियाँ अभी तो नहीं देखी थी, फलों की टोकरियाँ जब आई थी उस टाइम उसको नहीं चेक किया था, तो आते वक्त भी किसी की नहीं देखी जा रही थी। उधर से केले, इधर से कीनू, सब भी ला रहे थे, ले जा रहे थे, यही ठीक है, फिर देखा जाएगा, चलो ऐसा कर लेते हैं, छुपा लेते हैं, देखा जाएगा। ठीक है, देखो ये तो फिक्स हो गया प्रसंग। भाई के साथ उग्र बहस यानी कि तगड़ी बहस करने के बाद सफिया का सारा गुस्सा ठंडा हो गया और लाहौर से लौटने की तैयारी में अपना सामान बांधने लगी। व्याख्या देखो कि भाई द्वारा अदीबों यानी साहित्यकार या पढ़े लिखे लोग, विद्वान, कस्टम वालों को लेकर कुछ व्यंग्य किए तो सफिया ने उनका व्यंग्य में ही जवाब दिया। इनके बाद धीरे धीरे उसके गुस्से का बुखार उतर गया। उसने भावुकता में आकर कुछ तीखे संवाद बोल दिए थे, पर उस भावना का स्थान बुद्धि ले रही थी। वह सोच रही थी कि उसे नमक की पुड़िया अवश्य ले जानी थी, पर यह काम कैसे संपन्न हो। ठीक है, पहले उसने सोचा कि पुड़िया वे हाथ में लेकर चले और सबसे पहले उसी को रख दें, उसके सामने रख दें कि लो साहब मैं नमक की पुड़िया लेके आई हूँ और मैं इसको ले जाना चाहती हूँ। अगर कस्टम वाले न जाने देंगे तो फिर मजबूरी वो छोड़ जाएंगे, और तो क्या है। लेकिन वह माँ समान सिख बीवी, अपनी माँ के समान, भाई खुद की रियल माँ तो नहीं थी वो, लेकिन वो सिख बीवी अपनी माँ के समान को मानती थी, सिख बीवी को, सफिया, इसलिए अपनी माँ समान सिख बीवी को क्या जवाब देगी जिससे प्रॉमिस करके आई थी। सहसा सफिया को ख्याल आया कि वे तो सैयद कहे जाते हैं, और सैयद एक बार जो वायदा कर लेते हैं वो अपनी बात पे पक्का रहते हैं, उसको पूरा करके ही मानते हैं, चाहे जान भी क्यों न चली जाए, वे वायदा पूरा करके रहेंगी। तभी झटका लगा कि आखिर वायदा पूरा होगा तो कैसे हैं। फिर सफिया ने एक युक्ति सोची, एक उपाय सोचा कि पुड़िया को कीनों की टोकरी में सबसे नीचे दबा दिया जाए तो कैसा रहे। कीनों के ढेर के नीचे से उसे ढूंढ निकालना किसी के लिए आसान तो नहीं होगा। फिर शंका हुई कि अगर किसी ने कस्टम वाले पुड़िया को देख लिया तो फिर क्या करेंगे।
फिर मन को समझाया लाहौर आते वक्त भी किसी की फलों की टोकरियाँ भी तो तलाशी नहीं ली जा रही थी, इसलिए पक्का ले जाएंगे, पता नहीं चलेगा। तो सभी लोग लाहौर से कीनू भर कर बात ला जा रहे थे और ला रहे थे। कुछ नहीं होगा, यही ठीक रहेगा, और कुछ हुआ तो देखा जाएगा, ले चलते हैं अपन छुपा के, ठीक है। तो विशेष में सफ़िया के मानसिक अंतर्द्वंद का चित्रण हुआ है। भाषा सरल है और शैली वर्णात्मक है, ठीक है। अगला देखो, उसने कीनू कालीन पर उलट दिए। ये वापस आगे की प्रोसेस, नेक्स्ट प्रोसेस है। अब जैसे छुपा रही है उसके नीचे, ठीक है, उस थैली को, पुड़िया को। टोकरी खाली की और नमक की पुड़िया उठाकर टोकरी की तरह तह में रख दी, नीचे पेंदे पर। एक बार झांक कर उसने पुड़िया को देखा और उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसने अपने किसी प्यारे को कब्र की गहराई में उतार दिया हो, ठीक है। कुछ देर उकड़ू बैठी, उकड़ू जानते होंगे, ठीक, उकड़ू बैठी, कहाँ उकड़ू बैठी, वह पुड़िया को ताकती रही। मतलब इतना प्यार था उससे। बात नमक की पुड़िया की नहीं है, बात उस वादे की है। इनको ये, क्योंकि मोहब्बत देखो सफ़िया की, इतना मोहब्बत है कि उस माँ को मैं क्या जवाब दूंगी जिनको लाहौर के नमक उन्होंने मांगा था, उतना प्यार। क्योंकि ये जब नमक देगी वहाँ ले जाके, तो जो सिख बीवी है उनका कितना दिल खुश होगा। एक अपने वतन का नमक खाएगी तो कितना दिल खुश होगा। वो जो प्यार है, जो मोहब्बत है, उस वो चाहती थी। बात नमक की पुड़िया की नहीं है ना, यहाँ प्यार और मोहब्बत की है, भावनाओं की कद्र की है। तो उन कहानियों को याद करती रही जिन्हें वह अपने बचपन में अम्मा से सुना करती थी, जिनमें शहजादा अपनी रान चीर कर हीरा छिपा लेता था और देव खौफनामा भूतों तथा राक्षसों के सामने होता हुआ सरहदों से गुजर जाता था। इस ज़माने में ऐसी कोई तरकीब नहीं हो सकती थी, वरना वह अपना दिल चीर के उसमें ये नमक छिपा लेती। उसने आह भरी। क्या ज़बरदस्त बात है, देखो, है ना। इसे बोलते हैं मोहब्बत और प्यार। ये तो संदर्भ फिक्स है। प्रसंग, सफ़िया ने पक्का निश्चय कर लिया कि वह नमक की थैली को कीनू में छिपा कर ले जाएंगी, और उसने सारे कीनू कालीन पर उलट दिए और नमक की पुड़िया टोकरी की तह में रख दी। उसने टोकरी में झांक कर पुड़िया की स्थिति का आकलन किया। उस वक्त उसे लगा कि जैसे उसने अपने किसी अत्यंत प्रियजन को कब्र की गहराई में उतार दिया हो, ठीक है। व्याख्या, सफ़िया कुछ देर चुपचाप उस पुड़िया को देखती रही। उसे वे कहानियाँ याद आने लगी जो बचपन में उसकी माँ उसे सुनाया करती थी। क्या उन कहानियों में कोई शहजादा किसी अत्यंत कीमती हीरे को अपनी जांग को चीर कर, जांग जानते हो, थाइज, उसको चीर कर उसमें छिपा लेता था, और हीरे की ताक में लगे देव हैं, देवता नहीं, देव, भयंकर भूतों राक्षसों के सामने से बिना डर के गुजर जाता था। सफ़िया सोचती रही कि क्या वह आज भी ऐसी कोई तरकीब नहीं हो सकती कि वे अपनी नमक की पुड़िया अपना दिल चीर कर उसमें छिपा लें और कस्टम वालों के सामने से बेफिक्र होकर गुजर जाएं। सफ़िया मानती थी ऐसी कोई तरकीब संभव नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखो, हालांकि आजकल खूब लोग करते भी हैं। कोई चप्पलों में सोना छिपा के ले जाते हैं, कोई कहीं कहीं, कोई एक जना तो वो अजीबोगरीब कर दिया था, पेट चिरा के अंदर रख लिया था उसने। शायद उसने इस चैप्टर को पढ़ लिया होगा। ऐसा होता नहीं है, मशीन के अंदर पेट के अंदर भी चेक हो जाएगा, उसे इस चीज़ का पता होना चाहिए, ठीक है। विशेष नमक की साधारण थैली का सफ़िया के द्वारा क्या महत्व था, ये लेखक ने रोचक ढंग से बताया है। भाषा सरल है, शैली विषय के अनुरूप है, बहुत ईजी। 5वां, सफ़िया ने हैंडबैग मेज पर रख दिया और नमक की पुड़िया निकाल कर उनके सामने रख दी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता रुक रुक कर उनको सब कुछ बता दिया, ठीक है, कि ये लो साहब नमक की पुड़िया, और मैं नमक लेके जा रही हूँ। लेकिन आप समझो मेरी बात, सिख बीवी यानी कि जो मेरी माँ के सामानों के लिए ले जा रही हूँ, वो भावनाओं की कदर करो। वो लाहौर की रहने वाली हैं, उन्होंने मेरे को मंगाया था इसलिए ले जा रही हूँ, वरना कोई ये कोई सोना चांदी डायमंड तो है नहीं, छोटी सी चीज़ है, ठीक है। तो उन्होंने पुड़िया को धीरे से अपनी तरफ सरकना शुरू किया। जब सफ़िया की बात खत्म हो गई तब उन्होंने पुड़िया को दोनों हाथ में उठाया, अच्छी तरह लपेटा और खुद सफ़िया के बैग में रख दिया। खुद ऑफिसर नहीं उनके बैग में रख दिया। देखो यहाँ देखो, मोहब्बत, ये होती है इंसानियत। बैग सफ़िया को देते हुए बोले, मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है, ठीक है। वह चलने लगी तो वे भी खड़े हो गए और कहने लगे, जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा, और उन खातून को ये नमक देते वक्त मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा, और बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। रफ़िया कस्टम के जंगल से निकलकर दूसरे प्लेटफॉर्म पर आ गई और वे वहीं खड़े रहे। क्यों? क्योंकि उनको भी उन्होंने क्या कहा था कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा, ठीक है। उनका और खातून को नमक देते हुए मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी भी उनका वतन है और मेरा दिल्ली, इनका दिल्ली वतन था भारत के अंदर। कस्टम ऑफिसर का, एक कस्टम ऑफिसर आपने देखा था ना जिनका था ढाका, तो यही तो चीज़ है, ये है वतन, ये होता है मोहब्बत, ये तो फिक्स है।
तभी मैं कह रहा हूँ, जब भारत पाकिस्तान का धर्म के बेस से विभाजन हुआ था तो बहुत लोगों को झटका लगा था, बहुत लोगों को दुख हुआ था, बहुत लोगों के घर जुड़ गए थे। ठीक है। प्रसंग, जब सफिया का सामान कस्टम से होकर वहां खड़ी रेल की ओर चला तो वह वहां खड़े कस्टम अधिकारी की ओर बढ़ी। उस समय तक कस्टम की लगभग सारी मेजें खाली हो चुकी थी। वह क्या? प्लेटफॉर्म में खड़े कस्टम अधिकारी और सफिया के बीच बीच बातें चली तो पता चला कि कस्टम अधिकारी दिल्ली से थे और सफिया ने बताया कि वह खुद लखनऊ की रहने वाली थी। ठीक है। परिचय प्रगाढ़ हुआ और सफिया ने अपनी समस्या अधिकारी को बताई। सफिया ने अपना हैंडबैग अधिकारी महोदय को सामने मेज पर रख दिया और उसे नमक की पुड़िया के बारे में बताने लगे। अधिकारी महोदय ने उस पुड़िया को धीरे धीरे अपनी ओर खिसकाना आरंभ किया और जब सफिया की बात पूरी हो गई तो उन्होंने पुड़िया को दोनों हाथों में उठाया। ये बात क्या कही होगी, आपको पता चल गया होगा। ये सिख बीवी की पूरी स्टोरी सुना दी होगी कि वो लाहौर से हैं, लाहौर से प्यार करते हैं, मैं लाहौर गई थी तो नमक लेके आई, ये सब। ठीक है। तो फिर अच्छी तरह लपेटा और फिर स्वयं पुड़िया को सफिया के बैग में रख दिया। उन्होंने बैग सफिया को थमा दिया और बोले कि बात जब मोहब्बत की हो तो कस्टम से हर चीज़ ऐसे गुजर जाती है। जब बात मोहब्बत की हो ना तो कस्टम अधिकारी भी उसकी परमिशन दे देते हैं। देखने वाले हैरान रह जाते हैं। आपको बैग भी ऐसे ही गुजर जाएगा। जब सफिया चलने लगी तो वह अधिकारी भी खड़े हो गए और बोले कि वे भारत जाकर जामा मस्जिद की सीढ़ियों को उनका नमन कहना, सलाम कहना, सलाम अर्ज कर दे और उस महिला मतलब सिख बीवी को नमक देते हुए उनकी अधिकारी उनकी तरफ से अधिकारी की तरफ से कहिएगा कि लाहौर उस वक्त भी उनका यानी सिख बीवी का वतन था, इसी तरह दिल्ली भी उनका जो अधिकारी उनका वतन था। उन्होंने उम्मीद जताई कि धीरे धीरे दोनों देशों के बीच संबंध सुधरेंगे और सब ठीक हो जाएगा। सफिया कस्टम के जंगलों से बाहर आ गई और अधिकारी वहीं खड़े हुए उसे जाते देखते रहे। विशेष सफिया का ये विश्वास कि कस्टम अधिकारी भी आखिर इंसान होते हैं सच निकला। मोहब्बत ने सफिया की सारी समस्याएं हल कर दी। भाषा सरल है और कथन शैली रोचक है। छठा, प्लेटफॉर्म पर उसके बहुत से दोस्त, भाई, रिश्तेदार थे। हसरत भरी नज़रों, बहते हुए आंसू, ठंडी सांसों और बिछे हुए होठों को बीच में से काटती हुई सरहद की तरह बढ़ी रेल सरहद की तरफ बढ़ी। अटारी में पाकिस्तानी पुलिस उतरी, हिंदुस्तानी पुलिस सवार हुई। कुछ समय में नहीं आता था कि कहाँ से लाहौर ख़त्म हुआ और किस जगह से अमृतसर शुरू हो गया। एक ज़मीन थी, एक ज़बान थी, एक सी सूरतें, भाई जैसे देखो हुआ क्या था, अटारी बॉर्डर आते ही वहाँ तक जो ट्रेन आती हैं वो पाकिस्तान के पुलिस वाले थे, उसके बाद में भारत के पुलिस वाले बैठ जाते हैं और वो उतर जाते हैं, पता भी नहीं चलता। एक लगभग जो ज़्यादा जानते हैं वो तो वर्दी पहचान लेते हैं, बाकी तो दोनों की ज़ुबान सेम है। जैसे हम इंसान है वैसे वो इंसान लगते हैं, क्योंकि अंग्रेज़ तो वो है नहीं, एक जैसी बोली, एक जैसा लगभग पहनावा लिबास है, इसलिए पता भी नहीं चलता कि कब लाहौर ख़त्म और कब अमृतसर शुरू हो गया। एक ज़मीन थी, एक ज़बान थी, और एक सी सूरत, लिबास, एक सा लबो लहजा और अंदाज थे। गालियाँ भी एक ही सी है ना, एक ही सी श्री, जिसने दोनों बड़े प्यार से एक दूसरे को नवाज रहे थे। बड़ी छोटी मोटी गाली चल जाती है, तो एक दूसरे को गाली भी जब एक जैसी गाली थी, दोनों एक दूसरे को बड़े प्यार से नवाज एक दूसरे को आपस में छोटी मोटी गाली निकाल रहे, वो भी एक जैसी थी। बड़ी मुश्किल सिर्फ इतनी थी कि भरी हुई बंदूकें दोनों के हाथों में थी। वो चीज़ थोड़ी गलत थी कि उनके पास में भी गन लोडेड थी, इनके पास में लोडेड गन थी, तो वो एक थोड़ा सा, बाकी सब कुछ सेम था। ये अपना फिक्स प्रसंग। सफिया को विदा करने उसके बहुत से दोस्त, भाई और रिश्तेदार आए थे। सभी सफिया को विदा करते समय बड़े उदास और दुखी थे। ठीक है। वह क्या, जब लाहौर प्लेटफॉर्म से ट्रेन सरहद की ओर चलने को हुई तो प्लेटफॉर्म पर सफिया को विदा करने उसके बहुत से दोस्त, भाई और रिश्तेदार आए हुए थे। वे सभी बड़ी उदास नज़रों से आंसू बहाते हुए ठंडी सांसें ले रहे थे। रेल इन सब को वहीं छोड़ उनके बीच में सरहद की ओर बढ़ चली। अटारी स्टेशन आने पर पाकिस्तान पुलिस के लोग गाड़ी से उतर गए। इनकी जगह भारतीय पुलिस गाड़ी पर सवार हुई। सफिया गाड़ी से बाहर देख रही थी, पर उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ लाहौर की सीमाएं खत्म हुई और कहाँ अमृतसर शुरू हो गया। दोनों देशों की ज़मीन, बोली, चेहरे और वेशभूषा में कोई अंतर नहीं था। उनके बोलने का लहजा भी एक जैसा था। लोग एक दूसरे को प्यार भरी गालियाँ दे रहे थे, वह भी एक जैसी थी। बस एक फ़र्क नज़र आ रहा था। वो फ़र्क, डिफरेंस ये था कि दोनों देशों की पुलिस हाथों में भरी हुई बंदूकें लेकर चलती थी। भारत और पाकिस्तान अलग अलग मुल्क थे, ये जताने के लिए कि हम अलग अलग, कहते हैं ना, वो तो होता ही है सब जगह। विशेष भारत और पाकिस्तान के लोगों के बीच भाषा, रीति रिवाज और वेशभूषा की दृष्टि भले ही कोई फ़र्क नज़र न आए, लेकिन राजनीति को अपने ढंग से चलाना पड़ता है, मजबूरी है। भाषा सरल है, कहानी अपनी वर्णशैली से पाठकों के हृदय को स्पर्श कर रही है। बिल्कुल सही बात है। सातवां, उन्होंने चाय की प्याली
सफ़िया की तरफ खिसकाई और खुद एक बड़ा सा घूंट भर के बोले, वैसे तो डाब कलकत्ता में भी होता है, जैसे नमक यहाँ भी होता है, पर हमारे यहाँ के डाब की क्या बात है, हमारी ज़मीन हमारे पानी का मज़ा ही कुछ और है। उठते वक्त उन्होंने पुड़िया सफ़िया के बैग में रख दी और खुद उस बैग को उठाकर आगे आगे चलने लगे। सफ़िया ने उनके पीछे चलना शुरू किया। जब सफ़िया अमृतसर के पुल पर चढ़ रही थी तो पुल की सबसे निचली सीढ़ी के पास वे सिर झुकाई चुपचाप खड़े थे। सफ़िया सोचती रही थी कि किसका वतन कहाँ है, वह तो कस्टम के इस तरफ से या उस तरफ। ठीक है, ये तो फिक्स है। इस गद्यांश में लेखक भारतीय कस्टम अफसर सुनील दास गुप्त से सफ़िया के वार्तालाप और अधिकारी के सौहार्दपूर्ण व्यवहार के बारे में बता रही है। ठीक है, ये चीज़ है। अमृतसर स्टेशन में कस्टम वाले लोगों के सामान की जांच कर रहे थे। सफ़िया ने सामान की भी जांच हो चुकी थी। तब सफ़िया ने खुद कस्टम के पास जाकर नमक के बारे में बताया। अफसर ने उसे कमरे में बिठाकर चाय पिलाई। ये हैं सुनील कुमार दत्त जी जो सम्मान दे रहे हैं। अफसर ने चाय की प्याली सफ़िया की ओर खिसकाई और खुद एक बड़ा घूंट भरते हुए कहा, डाब यानी कच्चा नारियल। डाब का मतलब क्या हो गया? कच्चा नारियल। वैसे तो कोलकाता में भी होता है, ठीक है, उसी तरह इधर नमक होता है, पर ढाका के डाब की कुछ बात ही और थी। क्योंकि ये सुनील कुमार दत्त कहाँ है? ढाका, बांग्लादेश, वहाँ के रहने वाले हैं। वहाँ की ज़मीन और वहाँ का पानी में स्वाद ही कुछ और था। ठीक है, जब सफ़िया चली तो अधिकारी ने नमक की पुड़िया उसके बैग में रख दी। स्वयं उसके बैग को उठाकर वे आगे आगे चलने लगे। सफ़िया उनके पीछे पीछे चल रही थी। जब सफ़िया अमृतसर के पुल पर चढ़ रही थी तब पुल की सबसे जो निचली सीढ़ी है, उसके बाद तो दिखता नहीं, उसके बाद ज़मीन आ जाती है, तो सीढ़ी के पास सिर झुकाए सुनील चंद्र दास चुपचाप खड़े थे। उस समय सफ़िया के मन में विचार उमड़ रहे थे कि वह सोच रही थी कि किसका वतन कहाँ था, कस्टम नामक बाधा के इस पार या उस पार। ये कोई कह नहीं सकते। कस्टम नाम की जो बाधा बीच में आ गई है, और देखो कस्टम नाम की बाधा की मजबूरी भी है, क्योंकि आप सबको पता है कि कितने दंगे हुए थे तब जाके भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। एक मजबूरी हो जाती है, कुछ पॉलिटिकल बॉर्डर भी हैं, और बाकी लोगों का प्यार मोहब्बत वैसी है। हर सारे लोग ख़राब नहीं होते, लेकिन अब क्या करें, कहते हैं एक मछली पूरे तालाब गंदा कर देती है, तो कुछ प्रॉब्लम्स है। वरना ये दो लोग इतने परेशान क्यों हो, अपने वतन में जा सकते हैं, लेकिन ऐसी इशू है कुछ पॉलिटिकल विशेष। अपने मूल निवास स्थान से सभी लोगों को बड़ा प्यार होता है, वे कहीं भी जा बसें पर अपने उस वतन को कभी नहीं भुला पाते। भाषा आमजन की भाषा है, शैली भावनाओं को व्यक्त करने में सहायक है। ठीक है, तो आई थिंक ये 7 ही थे ना, ये 7 थे अपने। बहुत ही शानदार तरह से अपनी व्याख्या पढ़ी है और बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, कहानी की तरह चल रहा है पूरा का पूरा, और बहुत अच्छी लैंग्वेज का प्रयोग करने की मैंने कोशिश भी की है, जो आई थिंक आपने अगर मेरे साथ में अगर पढ़ भी लिया होगा तो ये पूरा का पूरा आपको याद हो गया होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन आंसर की क्लास हो जाएगी, उसके बाद में पाठ सारांश। 3 क्लास होगी अपनी ना, पहले व्याख्या हो गया, पाठ सारांश होगी, और अपन क्वेश्चन आंसर भी कर लेंगे। ठीक है, तो तीनों को बड़े ढंग से आपको पढ़ना है जैसा कि अपन शुरू से करते आ रहे हैं। तो ये थी अपनी व्याख्या वाला पोर्शन कंप्लीट।